पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले, काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज सवाल के नाम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वजाहत सईद खान। अगर आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी मूड में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके पास इस वक्त गालिबन बल्कि शायद वाजिबन बहुत सारे सवालात होंगे। मेरे पास भी हैं। इन्हीं सवालात की खोज में मैं अपनी, आप कह सकते हैं, होम स्टेट, अमरीकी होम स्टेट, वैसे तो मेरी होम स्टेट पाकिस्तान है, मगर मेरी जो अमरीकी होम स्टेट है, जिधर शायद मेरी जर्नलिज्म आप कह सकते हैं शुरू हुई, मिशिगन में, मैं इधर आया हुआ हूँ। मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर ने मुझे इनवाइट किया है इधर आज इसी कॉन्फ्रेंस रूम में। मेरे एक उस्ताद, बड़े मशहूर प्रोफेसर वान कोल के साथ मेरी आज पाकिस्तानी उमूर पे डिबेट है। ये जो है एक नॉन पार्टिजान इनिशिएटिव है जिसका मैं को फाउंडर हूँ। पाकिस्तान क्वेश्चन एक नॉन पार्टिजान और इंडिपेंडेंट कैंपेन है। अमरीकी कैंपसेस का दौरे के जरिए हम पूरे अमेरिका में अलग अलग कैंपसेस पे जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज टाउन्स में जाएंगे और लोकल जो उनके प्रोफेसर्स हैं उनके साथ खोज लगाएंगे, दरियाफ्त करेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर वो कैसे देखते हैं। अमरीकी एकेडमी से वाबस्ता ये इनिशिएटिव है, इसको सपोर्ट करें। इसका जो लिंक है वो डेफिनेटली फॉलो मेरे ब्लॉग में। और वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप मिशिगन में हैं, डिट्रॉइट में हैं, लांसिंग में, एन आर्बर में हैं, ब्लूमफील्ड हिल्स वगैरह में हैं, डू डेफिनेटली ट्राई टू जॉइन। अभी 5-6 घंटे में मेरा जो काम है तो शुरू हो रहा है। मैंने बिल्कुल सोया नहीं हूँ, जेट लैग्ड हूँ, इंग्लैंड में था, अभी वापस आया हूँ। सो आई डोंट नो हाउ आई विल डू। स्पेशली एक उस्ताद के साथ डिबेट करना इज अ प्रीटी बिग डील, बट देखते हैं क्या होता है। बट लेट्स गेट क्रैकिंग, शुरू करते हैं। नवाज शरीफ तो वापस आ गए हैं, मगर आज के व्लॉग में उनके बारे में कुछ और फर्दर डिटेल्स हैं। ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो इन्होंने जलसा किया है वो तो हो गया है, मगर एक सवाल बनता है कि इन्होंने तो दिखाना था, नून लीगियों ने दिखाना था, पावर शो करना था, मगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं अपने जलसे, अपने कॉर्नर मीटिंग्स, अपने कैंपेन्स शुरू कर रही। ये काय को आराम से बैठी हुई है। एक तो ये, आज इस सवाल को हम एड्रेस करेंगे। फिर एक और जो रूमर्स चलते आ रहे हैं कि नवाज मोदी का दोस्त है, नवाज को अरबियों ने अरब जहेज में दिए हैं, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया है। इस सब में तो पाकिस्तान से ये एनालिसिस चल रहा था, मगर अब ये एनालिसिस हिंदुस्तान में भी चलने लग गया है। कौन सा वो शख्स है जिसने आज हिंदुस्तान के शायद सबसे बड़े अखबार में नवाज शरीफ की पोजीशन एक्सप्लेन की है, इंडिया को समझाने के लिए, हिंदुस्तानियों को समझाने के लिए कि नवाज शरीफ क्यों पाकिस्तान आया है। और फिर अगर नवाज शरीफ आ ही गया है और अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान के ऊपर नाजिल ही किया गया है, जोरी जोरी, जैसे भी आप कह लें, ये डिबेट हो सकती है और अच्छा है कि हम ये डिबेट करें। मगर एक पोस्ट नवाज वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जिसमें नवाज शरीफ जो है वो आप पे आपका चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसमें एक्चुअली सूबाई जो वॉर गेमिंग है, सूबाई जो इलेक्शनियरिंग है, वो कैसे होगी? सिंध किसे जाएगा, जनूबी पंजाब किसे जाएगा, वस्ती और शुमाली पंजाब किसे जाएगा, बलोचिस्तान किस खाते में आएगा? इस पे भी बात करेंगे। साथ साथ हिंदुस्तान और कतर जो है उनका फड्डा पड़ गया है। कतर ने 8 हिंदुस्तानी नेवी अफसरों को, रिटायर्ड साबिक नेवी अफसरों को सजाए मौत दे दी है जासूसी के लिए, इजराइल के लिए जासूसी करने में। इसमें इजराइल तो चुप है, मगर हिंदुस्तान और कतर के दरमियान तू मैं शुरू हो गई है। बहुत बड़ी ये खबर है, बहुत बड़ा ये डिप्लोमेटिक राव है, इस पे बात करेंगे। उधर क्रिकेट में हमारे बेचारे जो प्लेइंग 11 है, उन्होंने तो मुंह काला करवा ही दिया है पूरी कौम का और अपना भी, मगर अब उनका मुंह काला पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है। ARY का जो स्कैंडल है, आपने गालिबन सुना होगा, नहीं सुना तो आज हमारे व्लॉग में सुने कि ARY ने क्या स्क्रू अप किया है। वसीम बदामी हमारे दोस्त हैं, कॉलीग हैं, उन्होंने ये इकबाल जुर्म किया है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स दिखाई हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में खबरें आ रही हैं, रूल्स नहीं फॉलो कर रहे, उन्हें तनख्वाह नहीं मिली हुई, इससे भी अफेक्टेड है उनकी परफॉर्मेंस। कोच क्या कह रहे हैं, कितना ऑब्वियसली चांसेस रोज बरोज कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, बट हाउ विल दे रिस्पॉन्ड, आगे क्या चांसेस हैं। और फिर फाइनली एस्टैब्लिशमेंट ने गलतियां तो बहुत की हैं, मगर लग रहा है कि जो अफगानिस्तान पॉलिसी है, ये अफगानियों को निकालने की पाकिस्तान से, ये शायद
फॉर अ चेंज एस्टैब्लिशमेंट का जो प्लान था उस हिसाब से ये पॉलिसी चल रही है या नहीं चल रही, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। लाखों बल्कि तकरीबन 17 लाख इस वक्त पाकिस्तान में इलीगल अफगान पनागुज़ीन हैं, उनका क्या फ्यूचर है। पहली जो फ्लाइट्स हैं वो चल गई हैं, उनको बाहर धकेला जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये आज का ब्लॉग है। बिफोर वी स्टार्ट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। और फिर से कहूंगा कि पाकिस्तान क्वेश्चन का जो ट्विटर हैंडल है, पाकिस्तान क्वेश्चन का जो इवेंट है, उसको फॉलो करें, उसे देखें, हमारा इंस्टाग्राम पेज, check it out, and if you're in Michigan, attend. Okay, let's begin. Dawn, पाकिस्तान का सबसे पुराना अंग्रेजी अखबार, उसका आज एक इदारिया है, उसके इदारिये में बड़ा साफ साफ लिखा गया है, एक सवाल पूछा गया है। इन वेटिंग, डॉन पूछता है कि भाई ये डेट तो इनफॉर्मली अनाउंस अब हो गई है, अभी फॉर्मली अनाउंस नहीं हुई डेट, मगर ये जो इनफॉर्मली जो डेट अनाउंस हुई है, इस जो 28 जनवरी की इलेक्शंस के लिए अनाउंस हो गई है, इसको अगर हम मद्देनजर रखें, इसको अगर हम सामने रखें, तो सवाल बनता है कि 3 महीने रह गए हैं, पार्टीज जो हैं, दीगर जो सियासी पार्टीज हैं, पीटीआई को आप साइड पे रख दें, उसको तो कोई इजाजत नहीं है, मगर ये जो दीगर सियासी पार्टीज हैं, ये क्यों नहीं बिहेव कर रही कि इलेक्शन होने वाला है, ना अपने मैनिफेस्टोज पे काम कर रही हैं, ना अपनी कैंपेन मीटिंग्स कर रही हैं, ना अपनी रैलीज कर रही हैं, ना लोगों को टिकट दे रही हैं, कुछ अभी तक इन्होंने गेम शुरू नहीं किया। ये क्यों नहीं मोबिलाइज कर रही, वोटर्स को क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे। और ये भी कहता है, डॉन पूछता है अंग्रेजी में कि 3 months is not a lot of time, yet our politicians seem unable to shake out of their languor. मतलब कि 3 महीने ज्यादा वक्त नहीं है, मगर जो हमारे सियासतदान हैं वो सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? और डॉन फिर पूछता है, do they know or suspect that is preventing them from going into election mode? इन्हें क्या पता है, इनको क्या शक है कि ये इलेक्शन मोड में नहीं आ रहे, इनकी कन्वेंशंस किधर हैं, इनकी वर्कर मीटिंग्स किधर हैं, और वो जो जोड़ तोड़ की सियासत जो पाकिस्तान की सियासत में मशहूर है, वो डील्स, वो बैकरूम डील्स, वो किधर हैं, क्यों नहीं समझ आ रहा। और फिर खुद ही डॉन कहता है, द एंटायर सिस्टम सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पैरालिसिस। मतलब कि पूरा सिस्टम जो है वो एक अजीब किस्म के पैरालिसिस में, जिसमें आप कह सकते हैं कि आगे कुछ नहीं चल सकता, वेटिंग फॉर समथिंग टू गिव, ये किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। अब ये क्या हो सकता है? इन्होंने, इन सब सियासतदानों ने ये वेट क्यों कर रहे हैं कि ईसीपी अनाउंस करेगा? ईसीपी को ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, तो ये क्यों वेट कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अनाउंस करे? क्या ये कोई प्रेशर क्यों नहीं बिल्डअप करते? अगर कल नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान साथ बैठ के, वैसे तो साथ बहुत ही बैठे हुए हैं, साथ बैठ के कहें कि भाई इलेक्शन डेट अनाउंस करो, रैप इट अप, चलो ताकि हम स्टार्ट करें, ये क्यों नहीं कर रहे? इस सवाल का जवाब शायद डॉन नहीं देता हमें, मगर हम शायद इसको थोड़ी सी वॉर गेमिंग कर सकते हैं कि क्या ये इमरान खान के को नॉकआउट, जो फाइनल उसका नॉकआउट होने वाला है, उसका इंतजार कर रहे हैं, या ये जुडिशरी के बारे में कंफ्यूज हैं। जुडिशरी के बारे में आप देखते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड। जुडिशरी जो है, कभी कोई जज कोई मूव कर देता है, कभी कोई जज कोई डिसेंटिंग नोट लिख देता है, कभी कोई जजमेंट कहीं से आ जाती है। क्या जुडिशरी इनके कंट्रोल में नहीं है, या ये जो इनके बाहर के स्पॉन्सर्स हैं, अरबी वगैरह और बाकी जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के हिस्से हैं, या ये उनकी ग्रीन लाइट का वेट कर रही है? क्योंकि ऑब्वियसली इजराइल में जंग लग गई है, इनके जो इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो अरबी शेख वगैरह हैं, ये जो हैं, ये शायद बिजी हुए हैं। हमने ये भी सुना है कि कम से कम एक जो इनके स्पॉन्सर हैं, मोहम्मद बिन जैद साहब, वो पाकिस्तान शिकार खेलने आ रहे हैं अगले 2-3 महीने। जिन 2-3 महीनों में आप जनाब इलेक्शंस का इंतजार कर रहे होंगे, इमरान खान की सजा का इंतजार कर रहे होंगे, नवाज शरीफ के और जल्द से देख रहे होंगे, मुलायजा कर रहे होंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के, आप कह सकते हैं, जो असली रूलर्स में से जो एक हैं, वो साउथ पंजाब में बहावल नगर वगैरह में, बहावलपुर में शिकार खेल रहे होंगे। मोहम्मद बिन जैद, उनको पूरी, उनके लिए खास फौजी यूनिट्स, रेंजर्स के तैनात किए गए हैं। तो ये सवाल बनता है कि किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमारे तज्जिए के मुताबिक ऑब्वियसली चीजें इस वक्त फ्लक्स में हैं, और ये फ्लक्स एक्सप्लेन करते हैं एक और इम्पोर्टेंट शख्स, या हमारा दूसरा आज का इम्पोर्टेंट एक पीस है, छपा है, ये हुसैन हक्कानी साहब हमें नहीं, हिंदुस्तानी ऑडियंसेस को इंडियन एक्सप्रेस में बताते हैं। इनका उन्वान है इस स्टोरी का,
the hope and reality of Nawaz's return, मतलब नवाज शरीफ की वापसी की उम्मीद और ज़मीनी हकायक, और ये कंफर्म करते हैं कि नवाज शरीफ को इस बेसिस पे वापस फौज ने बुलाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी इसलिए है क्योंकि हुसैन हक्कानी जो हैं वो आजकल अबू धाबी में तैनात हैं। उधर जो अबू धाबी में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो फॉरेन ऑफिस है, जो उनकी डिप्लोमेट्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, ये कम से कम ऑफिशियली वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे आप ऑब्वियसली एक कंट्रोवर्शियल शख्स हैं, कुछ लोगों ने पसंद करते हैं, कुछ लोगों ने पसंद नहीं करते। हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है उनका मौक़िफ़ देना। अब एक बंदा जो है जो अबू धाबी में बैठा हुआ है और अरब डिप्लोमेट्स को ट्रेन कर रहा है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस में कह रहा है कि ये बात तो कंफर्म है कि नवाज शरीफ को फौज ने इस होप से, इस उम्मीद से बुलाया है कि वो इकोनॉमी को सही करेगा, क्योंकि उसकी रेपुटेशन है इकोनॉमी वाली, और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात सही करेगा। मगर इस सब में एक मसला है, एक अदद इलेक्शन जीतना होगा नवाज शरीफ को, और वो जो मसला है वो उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो इमरान खान नहीं मगर बल्कि उसका वोट बैंक भी है। अब इस सब में एक और जो सवाल उठाते हैं हुसैन हक्कानी साहब, वो भी एक कशीदगी वाला सवाल है, मुश्किल सवाल है कि ठीक है चलें ये सब हो गया, इमरान खान को भी इन्होंने फारिग कर दिया, नवाज शरीफ को भी वापस ले आया, उसे चौथी बार लगा भी दिया, मगर हिंदुस्तान के लिए जो प्लान्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के, जो एक खाली पुलाव एस्टैब्लिशमेंट बना रहा है कि नवाज जो है वो मोदी का यार है, मोदी जो है नवाज से नॉर्मलाइज कर लेगा, और ये जो बाकी जो हमने जो इस खत्ते में जो बाकी हमने फिर से जो इनके प्लान्स हैं, बाकी जो इनके कॉरिडोर्स बन रहे हैं अमरीकियों के साथ, अरबियों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ, उसमें जो ये हिस्सा डालना चाह रहे हैं, जो वाज़े तौर पे नजर आया था पिछले दिनों में जब अमरीकी एम्बेसडर ग्वादर तक पहुंच गए थे, उनको अब ये होस्ट करने लगे हैं। चाइनीज को इन्होंने ग्वादर से फारिग कर दिया, अमरीकियों को ये ग्वादर डालने लगे क्योंकि इफेक्ट तो वो तकरीबन खत्म ही हो गया है। उस बेसिस पे पूछते हैं कि क्या हिंदुस्तान रेडी होगा पाकिस्तान और नवाज शरीफ से इंगेज करने में। सवाल बहुत अच्छा है, ये इन्होंने कॉलम में एड्रेस नहीं किया मगर हम एड्रेस कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले नवाज शरीफ को ले आए, इमरान खान को खत्म कर दे, अरबियों के लिए अपने दिल दरवाजे खोल दे, जो भी कर ले, मगर उधर मोदी साहब जो हैं वो अपने हिसाब से सियासत चलेंगे और देखेंगे कि मुझे पाकिस्तान से क्या मिल सकता है। और इस सब में ऑब्वियसली जो एक चीज मोदी साहब को पाकिस्तान से मिल सकती है, वो ऑलरेडी मिलने लग गई है, वो है कश्मीर की नॉर्मलाइजेशन। इमरान खान साहब ने शर्त लगाई हुई थी कि आर्टिकल 370 जब तक रिवर्स नहीं करता हिंदुस्तान डिसीजन, हिंदुस्तान से कोई कश्मीर की जो एनेक्सेशन हुई है, हिंदुस्तान से कोई बातचीत नहीं हो सकती। इमरान खान ने मोदी साहब का दौरा भी रिजेक्ट किया था, मोदी साहब के साथ नॉर्मलाइजेशन मीटिंग्स भी रिजेक्ट की थी। मेरे आखिरी इंटरव्यू में इमरान खान के साथ इमरान खान ने बात कंफर्म की है, मगर नवाज शरीफ ने आते ही हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बात की है और कश्मीर को ऐसे ही कैजुअली मेंशन किया है। क्या इसका ये मतलब है कि ये नवाज शरीफ को लाएंगे और हिंदुस्तानियों के साथ दोस्ती के लिए कश्मीर को सैक्रिफाइस कर देंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता। ये लोग हर चीज बेच सकते हैं, खरीद नहीं सकते, इतनी औकात नहीं है, मगर हर चीज बेच जरूर सकते हैं। अब इस सब में ये तो हो गया हिंदुस्तान का एनालिसिस, मगर एक पोस्ट नवाज वर्ल्ड में, एक न्यू नवाज ऑर्डर में पाकिस्तान के जो सूबाई जो इलेक्शंस जो हैं, ऑब्वियसली 4 हमारे सूबे हैं, वो कैसे लगेंगे। हाल ही में जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का जो जलसा हुआ है, किंग्स पार्टी से कहा जा रहा है, किंग्स पार्टी पाकिस्तानी सियासत में अगर आप नहीं जानते कि किंग्स पार्टी क्या है, किंग्स पार्टी एक लफ्ज है जो 2, 3, 4 दहाइयों पहले एक उन्वान जो है रखा गया। अलग अलग जो किंग गुजरे हैं, मतलब जो डिक्टेटर्स गुजरे हैं, उनकी जो पसंदीदा जमातें हैं, उनके जो पसंदीदा सियासतदान हैं, उन्होंने इस जो कॉन्स्ट्रक्ट को आप कह सकते हैं जन्म दिया फौज के साथ। किंग्स पार्टी वो पार्टी होती है जो बादशाह सलामत, मतलब डिक्टेटर जो भी होता है, वो ऑफिशियल डिक्टेटर हो जैसे ज़ियाउल हक या परवेज मुशर्रफ था, या अनऑफिशियल डिक्टेटर्स हों जैसे आजकल की मिलिट्री लीडर्स हैं, वो जो हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी सियासत करने के लिए, उनका फसाड, उनका फ्रंट ऑफिस बनने के लिए किंग्स पार्टी बनती है। इस्तेकाम वाले जो हैं, लग रहा है पंजाब में जो उनकी शोइंग हुई है, लग रहा है कि वो प्लानिंग इस वक्त ये है कि साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब में
یہ استحکام والے کیونکہ ہیں ہی اسی علاقے کے, اس علاقے میں ان کے بہت سارے پرانے فیملی تعلقات ہیں. جہانگیر ترین جیسا بھی آپ کہہ لیں, ان کی بہت ہولڈ ہے ساؤتھ پنجاب میں, پیسہ بہت ہے جہانگیر ترین کا, اس نے بہت لگایا ہوا ہے. پلس جس فیملی میں اس کی شادی ہوئی ہے اس فیملی کی بھی ساؤتھ پنجاب میں بہت سپورٹ ہے. تو تحریک استحکام, یہ تحریک استحکام کہہ رہا ہوں, استحکام پارٹی جو ہے یہ شاید آپ کا جنوبی پنجاب لے, وسطی اور شمالی پنجاب تو آبویسلی لینا ہی لینا نواز شریف نے ہے. جس طریقے سے لینا ہے وہ ایک الگ سوال ہے. عمران خان کا ووٹ آسانی سے نہیں توڑا جائے گا, عمران خان کی پارٹی آسانی سے نہیں توڑی جائے گی, عمران خان کا ووٹر آسانی سے گھر نہیں بٹھایا جائے گا. مگر پھر بھی سوال بنتا ہے کہ وسطی اور شمالی پنجاب اگر نواز شریف کو چلے گئے اور استحکام والے جو ہیں جنوبی پنجاب لے لیا, تو ان کے پاس یہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ سیٹ اپ ہے کنگز پارٹی کا, آدھی پونی نواز شریف کی پارٹی, آدھی پونی استحکام والے, یہ پنجاب لے جائیں گے. سندھ اور کراچی جو ہے وہ تو ٹپیکل ایک فارمولا بنا ہوا ہے, پی 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 اندرون سندھ اور ایم کیو ایم کراچی میں, مگر پھر وہی روڑا اٹکاتی ہے پی ٹی آئی کراچی میں. کراچی کا ووٹ بینک پی ٹی آئی کے لیے پرو پی ٹی آئی تھا. پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشن میں کراچی میں ٹھیک ٹھاک پرفارمنس کی, مگر اب کراچی میں اس کے بہت سارے لیڈرز جو ہیں گیو اپ کر گئے ہیں, چلے گئے ہیں. کچھ نظر بند ہو گئے تھے, کچھ جلا وطن ہو گئے ہیں, چپ ہو گئے ہیں. تو ایم کیو ایم شاید ادھر ریٹرن مارے. اس سب میں بلوچستان کا جو سوال ہے وہ تو سب سے آسان ہے. بلوچستان کو دہائیوں سے فوجی جو سیٹ اپ ہے وہی کنٹرول کرتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی وہ ہوتی ہے ادھر, جو جاگیرداری جو ہے ادھر, جو نظام ہے خاص, ایک فیوڈل ٹرائبل جو نظام ہے, اس میں جو ایک مین بندہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں سنتا, اختر مینگل, اس کو آلریڈی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ روڑے اٹکا سکتا ہے. باقی جو ہیں کاکڑ, بکٹی, یہ سب آلریڈی ان کی جیب میں ہیں. تو بلوچستان ڈزنٹ میٹر, پلس اس کی ویٹیج کم ہے. اور بات آخر میں بنتی ہے آپ کے جو غیور صوبہ ہے خیبر پختونخوا, اس کا جو غیور عوام ہے وہ کیسے ووٹ ڈالے گا. ہم نے خٹک کی جو ایکسپیریمنٹ ہے بیک فائر کر گئی ہے. جس طریقے سے خٹک نے پارٹی پی ٹی آئی چھوڑی اور پھر اپنی پارٹی بنانے کی کوشش کی, وہ اس کے اپنے منہ پہ جا کے خٹک صاحب گرے ہیں. اب دھاندلی اگر ہو تو وہ ایک الگ کہانی ہے, مگر سوال بنتا ہے کہ کیا کے پی میں پی ٹی آئی کو فری رول دیا جائے گا یا نہیں, یا ادھر فضل الرحمان کو تیار کیا جائے گا. اب اس سب میں ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیں کہ کے پی میں ایک ملٹری آپریشن بھی ہو رہا ہے, اور کے پی کا جو ملٹری آپریشن ہے اس میں پاکستان کی آئین کے تحت, پاکستان کے رولز کے تحت فوج جو ہے اس ایریا کو ایک ایریا آف آپریشن ڈکلیئر کر سکتی ہے. ادھر ہر قسم کے طریقے سے الیکشنز کروا سکتی ہے, آلریڈی ادھر لگ سکتی ہے. اور ادھر جو دھاندلی کے چانسز ہیں شاید کے پی میں سب سے زیادہ ہوں گے, کیونکہ آلریڈی ادھر جنگ لگی ہوئی ہے. اسپیشل پاورز ملتی ہیں فوج کو, پولیسنگ کی اسپیشل پاورز ملتی ہیں, لا انفورسمنٹ کی اسپیشل پاورز ملتی ہیں فوج کو, لوگوں کو اریسٹ کرنے کی, لوگوں کو فارغ کرنے کی. اور آبویسلی ادھر فضل الرحمان تیار ہے. تو شمالی اور وسطی پنجاب میں نواز شریف تیار ہو رہا ہے, جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین تیار ہو رہا ہے, سندھ میں پی 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 والے تو تیار ویسے ہی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, آلویز ریڈی فار بزنس. ادھر کراچی میں ایم کیو ایم والے تو ویسے بیٹھے رہتے ہیں, جیسے وہ ایک جو نشست رہ جاتی ہے جب شادی کے کارڈ بڑھ جاتے ہیں, تو آخری جو 5-10 کارڈ ہوتے ہیں وہ آپ کسی بیچارے فضول رشتہ دار کو بھیج دیتے ہیں, جو آپ کو کہتے ہیں کہ چلو یار جگہ ہے ولیمے پہ تو اسے بھی بلا لیتے ہیں, اسے بھی کارڈ بھیج دیتے ہیں. ایم کیو ایم والے تو ویسے تیار رہتے ہیں اپنی 10-15 سیٹوں کے لیے, شاید کبھی 15 ہوتی ہیں, کبھی 20 ہوتی ہیں. بلوچستان والے کسی کے کھاتے میں نہیں جاتے, وہ تو ہیں ہی غلام, انہیں فوج نے اور جاگیرداروں نے اور سرداروں نے غلام کر دیا ہے. اور پھر آف کورس بات بنتی ہے کہ جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے وہ, اور فضل الرحمان وہ, اور اوور آل جو ادھر جو پرو عمران ٹلٹ ہے, ادھر کم از کم شاید کشیدگی اتنی ہو, شاید ریگنگ اتنی ہو, شاید سیٹ اپ اتنا ہو کہ ادھر یا فضل الرحمان آئے, یا اگر کوئی معجزہ ہو, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت وار گیمنگ کر رہے ہیں, معجزہ ہو تو عمران خان کی ووٹرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک شاید بہت بڑا شاید ہے, ایک ان کو صوبہ دے دیا جائے, اور اس سے جو ملک ہے اس کو بیلنس کر لیا جائے. اب وہ صوبہ دیں گے تو کسے دیں گے, چیف منسٹر کون ہوگا عمران خان کا, یہ بہت بڑا سوال ہے.
एंड अभी ये सवाल पूछना प्री मैच्योर है। चलते हैं थोड़ा सा बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ रुख करते हैं। हिंदुस्तान और कतर। अब हिंदुस्तान और कतर जो हैं वो वैसे तो दो बड़ी कुव्वतें हैं। कतर ऑफ कोर्स गैस किंगडम है, कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट जीसीसी का मेंबर है, मगर कतर जो है उसकी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीक है। और ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी जो हैं, ये जो अरब इमारात वाले, दुबई वाले, अबू धाबी वाले और रियाद वाले जो अरबी हैं, ये तो हिंदुस्तान के लगता है आजकल थल्ले लगे हुए हैं, मगर कतारी जो हैं हमारे दोहा में जो बैठे हुए हैं वो लग नहीं रहा उन्होंने कि वो हिंदुस्तान के थल्ले, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक माइट के थल्ले लगेंगे। उन्होंने 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स को, एक्स नेवल ऑफिसर्स को, वो एक कंपनी के लिए काम करते थे, सजाए मौत दे दी है इजराइल के लिए जासूसी के लिए। इंडियन मीडिया कह रहा है कि हिंदुस्तानी जो लीडरशिप है, हिंदुस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तानी नेवल चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि हम इन लोगों को वापस लाएंगे। अब इस सब में हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा क्लाउट है। हिंदुस्तान, हमने देखा है कि कनाडा ने जब महीना तकरीबन पहले कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया हिंदुस्तान पे कि उसने एक कनेडियन सिख शहरी को कत्ल करवा दिया है, तो हिंदुस्तान ने कहा जाओ गो टेक अ हाइक। हिंदुस्तान ने कनाडा को थल्ले अपने लगा दिया और कनाडा कुछ कर नहीं सका। कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया, कनेडियंस पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। और क्योंकि कनाडा होगा तो वो मगरबी, ठीक ठाक मगरबी कुव्वत है, मगर इंडिया की इतनी माइट हुई है कि वो इंडिया ने बुलडोज कर दिया कनाडा के मौकिफ को। मगर क्या इंडिया अब ये एक दूसरा महाज कतारियों के साथ ये इस महाज पे कैसे खड़ा होगा? आंखें ये दिखाने लग गए हैं। क्या ये कॉम्प्लिकेट कर सकेगा दोहा और नई दिल्ली के ताल्लुकात को? और क्या पाकिस्तान, जिसने खुद इसी इलाके से, दोहा से तो नहीं मगर ईरान से, बलूचिस्तान के जो बॉर्डर पे, उस इंडियन कमांडर को जिसको 5-6 साल पहले पाकिस्तानियों ने अरेस्ट किया था, वो भी इंडियन नेवी का था, वो भी जासूसी कर रहा था हिंदुस्तान के लिए, उसको पाकिस्तान ने पकड़ा था। वो अभी तक पाकिस्तान की हिरासत में। क्या पाकिस्तान इस वक्त कुछ गेम डाल सकता है इस सिचुएशन में? लग नहीं रहा। पाकिस्तान लगता है अपने धंधे से धंधा रखेगा। पाकिस्तान विल स्टिक टू इट्स ओन बिजनेस। पाकिस्तान इफेक्टिवली वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ चीजें नॉर्मलाइज करना चाह रहा है, जिस के तहत अब हमारा अगला टॉपिक बनता है क्रिकेट। हमने ऑलरेडी इस शो पे अपना मौकिफ दिया है कि पाकिस्तान को ऑन प्रिंसिपल, पहली बात तो है, जाना ही नहीं चाहिए था हिंदुस्तान। पाकिस्तान की टीम के साथ हिंदुस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने जो सालों से, बल्कि 1-1.5 दहाई से जो कर रहा है, हमारे क्रिकेटर्स को आईपीएल में मौका नहीं मिला उसकी तरफ से, उसकी वजह से हमारे क्रिकेटर्स का एक्सपोजर, हमारे क्रिकेटर्स की फाइनेंसेस, हमारे क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग, हमारे क्रिकेटर्स की स्पॉन्सरशिप, सब जो है वो सैक्रिफाइस हुई है। मगर अब सिचुएशन ये आ गई है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स चले गए हैं। उन्होंने बेचारों ने जो अपना मुंह काला करवाना था, पाकिस्तान का जो मुंह काला करवाना था, वो तो करवा दिया है। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने की टीम को एशिया कप में तोड़ा और फिर बिल्कुल डिमोलिश कर दिया, तबाह कर दिया टीम के कॉन्फिडेंस को अहमदाबाद में, उसके बाद से टीम रिकवर नहीं कर रही। इन्होंने 6 मैच खेले हैं, 6 मैचों में से 2 मैच जीते हैं, बाकी सब मैच हार गए हैं। अगले सब मैच जीतने पड़ेंगे, और इवन अगर जीत गए तो बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, और इवन अगर बड़े मार्जिन से जीत गए तो बाकी न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, बाकी जो टीम्स हैं, वो अगर हारना उन्होंने शुरू कर दिया तो फिर शायद पाकिस्तान का चांस है। तो टिपिकली पाकिस्तान जो है वो अपनी ऐसी पोजीशन में आ गया है। जो कोच हैं ब्रैडबर्न, उन्होंने कहा है कि हम ऐसी पोजीशन में आना नहीं चाहते थे, मगर साथ साथ कंट्रोवर्सी भी जारी है। एक कंट्रोवर्सी चल गई, रोज कुछ ये बकवास होती है उधर। एक कंट्रोवर्सी इंडियन मीडिया चला रहा है कि इनका जो टीम स्पॉन्सर्ड मील था, जो इनका खास एक ग़िज़ा होती है, खास इनकी जो डाइट होती है, ये वो फॉलो नहीं कर रहे, और इन्होंने वो जो ऑर्डरिंग एप्स होती हैं उनके जरिए बिरयानियाँ और तड़के वाले खाने इन्होंने मंगवाए हैं। शायद इसलिए इनके जो पेट जब भर जाते हैं बिरयानियों से, शायद इसलिए ये इनसे खेला नहीं जाता। एक तो ये है जो उधर लैक ऑफ डिसिप्लिन ये कर रहे हैं, मगर चलें, लैक ऑफ डिसिप्लिन अलाउड होता है, अगर आप जीतें, वो भी आप जीत नहीं रहे। साथ साथ जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, वसीम बदामी हमारा दोस्त है, बचपने से हम लोगों ने अपने तकरीबन एक ही जनरेशन के हैं, एक साथ हमने काम शुरू किया है। वसीम ने अपने ट्विटर पे, अपने शो पे दिखा दिया था, रात अपने शो पे दिखा दिया था बाबर आजम और ज़का अशरफ की स्क्रीनशॉट्स,
this is unprofessional. I expect better from Wasim. I expect better from Pakistani journalists. मगर overall जब एक नेशन का, एक मुल्क का, एक कौम का एक moral breakdown वैसे ही हुआ तो उसके जर्नलिस्ट भी उसी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मॉरल ब्रेकडाउन है, जिस तरीके से एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, ये बिल्कुल जो जर्नलिज्म के रूल्स हैं, कवानीन हैं, उनकी गैर मुताबिक है. एंड जितना मैं कम बोलूँ उतना बेहतर है, मगर जितना मैं ज़्यादा बोलूँ उतना ज़रूरी है. पीसीबी के सिलेक्टर इंजमामुल हक ने रिज़ाइन कर दिया है. इंजमाम जो हैं अंडर फायर आए हैं टीम सिलेक्शन के लिए. साथ साथ अब बाबर आजम का जो सर है उसका भी मुतालबा किया जा रहा है कि हिज हेड मस्ट रोल एज वेल. साथ साथ पीसीबी ने इंडियन प्रेस को एक स्टोरी फीड की है. इस स्टोरी में बता दिया गया है कि जो रिसेंटली पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज की, उस प्रेस रिलीज में बेसिकली पीसीबी ने ज़का अशरफ ने अपनी जो है सफाई पेश करने की कोशिश की कि देखें जी, मैंने तो बाबर आजम को और सिलेक्टर्स को फुल छुट्टी दी थी, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मुझे तो आसिफ जरदारी ने सिफारिश करके लगवा दिया, मैंने तो इंडिया का दौरा करना था, मैंने तो और कुछ करना नहीं था, मैंने भी उधर जाके बिरयानियां फाड़नी थी, इन्होंने सालों ने मुंह काला करवा दिया. अब जब हम मुंह काला करवा के वापस आएंगे तो पीसीबी जो है अब अच्छी एक टीम बनाएगा. तो ये इनकी आपस में जिसे कहते हैं इंटरनसीन वॉरफेयर जो है बोर्ड का, कप्तान का और सिलेक्टर का, वो शुरू हुआ है. स्कैंडलाइज किया जा रहा है कप्तान को. अब मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मगर मेरे ख्याल से जो एज एन ऑब्जर्वर ऑफ क्रिकेट मैं ये कह सकता हूं कि ज़का अशरफ मस्ट रिजाइन, बाबर आजम मस्ट गो. इंजी घर चला गया है और इस सब को बेहतर होगा कि बाबर आजम को प्रोफेशनल रीजंस के लिए हम उसे माफ कर दें. बाबर आजम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही है, मगर बाबर आजम से बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं. सचिन तेंदुलकर जिस तरीके से एक अच्छा बैट्समैन था मगर एक अच्छा कप्तान नहीं था, सचिन तेंदुलकर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस एज ए नॉन कैप्टन रही. अच्छा बैट्समैन होना जरूरी नहीं है टीम का बेस्ट बैट्समैन, इवन दुनिया का बेस्ट बैट्समैन होना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक अच्छे कप्तान हो. लीडरशिप एक अलग चीज है, बैटिंग परफॉर्मेंस एक अलग चीज है. सचिन को भी इंडियंस ने खराब किया था और फिर उसे आजाद कर दिया था. बाबर को भी आप आजाद कर दें और एक नया कप्तान लगाएं. मीनवाइल ज़का अशरफ साहब से मेरी गुजारिश है, प्लीज गो होम, स्टॉप प्लेइंग गेम्स. अफगानिस्तान की रिपैट्रिएशन जो हमारा आखिरी मौजू है, इम्पोर्टेंट है. 1980 की दहाई से तकरीबन 3-4 मिलियन अफगान पनागुज़ीन आए हैं. इनका अगर आप लोगों ने, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, आपने इन लोगों को देखा होगा. कुछ बेचारे जो हैं वो गरीब तबके से हैं, कुछ जो हैं वो सालों से इधर रह रहे हैं, उनकी बिजनेसेस हैं, उनकी दुकानें हैं, उन्होंने इधर शादियां की हुई हैं, उनके बच्चे पाकिस्तान की प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं. इट डिपेंड करता है. कोई एक, हर अफगानी गरीब नहीं है, हर अफगानी टेररिस्ट नहीं है, हर अफगानी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हर अफगानी हीरोइंची नहीं है. एक तरफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इनको निकालने की, इसमें एक दोगलापन भी है, क्योंकि 40 साल से आपने जो सपोर्ट किया है अफगानिस्तान में, जो इंस्टेबिलिटी को स्पॉन्सर किया है, उसकी वजह से ये रेफ्यूजी क्राइसिस बनता है. रेफ्यूजी क्राइसिस जब बनता है तो आपको एक, आप कह सकते हैं, एक डिप्लोमेटिक लेवरेज मिलती है. आप दुनिया को कह सकते हैं कि भाई हम तो इन पनागुज़ीन को अलाउ करते हैं आना, हमने अपने दिल दरवाजे इनके लिए खोले हैं, देखें हम इतने मेहमान नवाज हैं, देखें हम इतने बड़े मुसलमान हैं कि हम इन पनागुज़ीन को, ये जो बेचारे हिजरत करके आते हैं मुश्किल में, तो हम इनको देते हैं, हर चीज़ देते हैं. मगर इसके साथ साथ, इस एक्सेस के साथ साथ अफगानिस्तान से बाकी जो फिर उल्टे सीधे एलिमेंट्स आते हैं वो पाकिस्तान में जो करते हैं, एक तो वो है, और फिर आप ही इन एलिमेंट्स को रिक्रूट करके वापस भेजते हैं. तो आपकी जो प्रॉक्सी वॉर है उधर से चलती है. बहुत मैसी किस्म का बिजनेस है. इस पर किताबें, पूरी किताबें लिखी गई हैं. मगर इस सब में जो हाल ही में एकदम एक दिन हमने देखा है, तकरीबन 3 महीने पहले इस पॉलिसी पे फौज ने बात करना शुरू कर दी. उन्हीं दिनों में फौज ने और भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बात की थी, SIFC भी बना दिया था, और उन्हीं दिनों में इन्होंने इस इशू को भी छेड़ा है. स्पेशली जब सरफराज बुगटी ने जब से संभाला है, उसको ये सौंपा गया है ये प्रोजेक्ट, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है. मगर ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जो इस वक्त इनकी पॉलिसी ये है क्यों, ये इस वक्त क्यों निकालना चाह रहे हैं. वेल, एक जो मौक़िफ़ था वो ये था कि ये पाकिस्तान इस सबसे वेस्टर्न एड, पैसे, कि भाई या तो हमें पैसे दो कि हम इन्हें संभाल सकें. वो जब पैसे नहीं आए तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम इन्हें निकाल देते हैं, और कम से कम जो ये तुम लोगों की जो जिम्मेदारी है, मगरबी जो ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि याद रखें इसमें से बहुत सारे वो लोग हैं, हजारों की तादाद में, जो मगरबी जो अफवाज थी उधर अफगानिस्तान में, जो 20 साल से जंग लड़ रही थी, जो जंग वो हार गई तालिबान से,
اس میں وہ لوگ ٹرانسلیٹرز، انٹرپریٹرز، کلرک، ایون بہت سارے فوجی جو افغانستان میں ان کی فورسز کی مدد کر رہے تھے، وہ اب پاکستان میں پناہ لے رہے ہیں. پاکستان نے کہا کہ بھئی ان کو یہ جو رف راف ہے اس کو نکالو. پہلی فلائٹ آج چل گئی ہے. تقریباً 130 جو افغان پناہ گزین جو افغانستان سے نیٹو فورسز کی مدد کرتے کرتے پاکستان تک پہنچے تھے، اب برطانیہ پہنچ گئے ہیں. مگر مین چیز ہے کہ امریکہ جس نے پرومس کیا تھا ان ہزاروں کو کہ ہم تمہیں ویزے دیں گے، ہم تمہیں ریسیٹل کریں گے، امریکہ نے ابھی تک کوئی فلائٹ نہیں چلائی. آبویسلی پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستانی جو گورنمنٹ ہے، وہ ٹچ ہوگی ہم کہہ سکتے ہیں امریکیوں کے ساتھ، مگر امریکیوں نے ابھی تک کوئی چارہ نہیں ڈالا. یہ بہت لمبی اور گرولنگ قسم کی ایکسرسائز ہے. افغانستان سے پاکستان آنا، پاکستان سے پھر امریکہ جانا، یا پاکستان سے واپس انگلینڈ جانا ہے، پاکستان سے واپس پھر افغانستان جانا. ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ جو بیچارے لوگ ہیں ان کو عزت کے ساتھ جو ہے واپس کیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے. ایک مہاجر کی مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، مگر جس طریقے سے پاکستان کی اسٹیٹ نے، پاکستان کی ریاست نے دہائیوں سے ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے، کبھی ان لوگوں کے لیے دروازے کھولے ہیں، کبھی بند کیے ہیں، کبھی ان کو مارا ہے، کبھی ان کو ریکروٹ کیا ہے، کبھی ان کو سمگلنگ کرنے دی ہے، کبھی ان کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث کیا ہے، کبھی مین سٹریم آپ کی اکانومی میں کا حصہ بننے کی اجازت دی ہے، کبھی ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہیں، بزنسز کی ہیں. یہ عجیب قسم کا ایک کانولیوٹڈ قسم کا یہ جو ریفیوجی کرائسس ہے جو دہائیوں سے چلا جا رہا ہے. ایران نے بھی بائی دا وے افغان پناہ گزین کو الاؤ کیا، مگر ان کو بہت مخصوص خاص علاقوں میں رکھا، خاص کیمپوں میں رکھا. اندرون ایران میں، مین لینڈ ایران میں آنے نہیں دیا، کیونکہ پاکستانی جو ہیں وہ ایفیکٹولی انرولی ہیں. انہوں نے خالی کوئٹہ یا پشاور کے کیمپوں میں انہیں نہیں رکھا، انہوں نے مین لینڈ پاکستان میں افغانیوں کو آنے دیا. آج افغان جو ہے کراچی میں بھی ہے، گجر خان میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے. کچھ لوگ صحیح ہیں، کچھ لوگ غلط ہیں، کچھ لوگوں کو شناختی کارڈ مل گئے ہیں، کچھ لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں. مگر سوال بنتا ہے کہ اس سب سے فائدہ کیا ہوگا؟ لانگ ٹرم فائدہ تو میں دیکھ سکتا ہوں ہوگا، مگر شارٹ ٹرم نقصان افغان طالبان کے ساتھ کشیدگی. افغان طالبان نے ادھر آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں آلریڈی. وہ آپ کے جو مخالف طالبان ہیں، پاکستانی طالبان، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سے شاید کشیدگی اور بڑھے گی، اس سے اور لڑائی جھگڑا بڑھے گا، اس سے اسپیشلی جو بلوچستان اور کے پی میں جو لڑائی ہے وہ اور بڑھے گی. عام پاکستانی مارا جائے گا اور یہ جو ہیں یہ ان کو اور طاقت ملے گی. تو اٹس اے میسی افیئر، بٹ لیٹس سی کہ اس کی وار گیمنگ میں اب آگے کیا چلتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور میں اب اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ میشیگن سے ہی حاضر ہوں گا. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں. پاکستان زندہ باد.